स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फाइटोपैथोलॉजी के बारे में, अर्थात पादप रोग विज्ञान के बारे में। जैसा कि हमारी इस लेक्चर सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के पादप रोगों की उत्पत्ति, उनके लक्षणों, उनकी पैथोलॉजी और उपचार के बारे में। जैसा कि अपने पिछले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं कुछ विषाणु जनित रोग जैसे कि टोबैको मोज़ेक रोग या जो भिंडी है उसका पीला शीरा रोग। इसके बाद अपन ने बात की थी सिट्रस कैंकर जो कि एक जीवाणु जनित रोग है। बात की थी अपन ने ब्रिंजल के लिटिल लीफ डिजीज़ के बारे में जो कि एक फाइटोप्लाज्मा जनित रोग है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कुछ कवक जनित रोगों के बारे में और इसके अंदर हमने पहले बात की थी गेहूं के किट रोग के बारे में जो कि पक्सीनिया प्रजातियों के द्वारा होता है। इसके बाद हमने बात की थी गेहूं के स्मट कंड रोग के बारे में जो कि अस्टिलैगो प्रजातियों के द्वारा होता है। आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक और कवक जनित रोग के बारे में बात करेंगे जो कि है टिक्का रोग मूंगफली का। जो मूंगफली का टिक्का रोग है, इसका जो रोग कारक है वो होता है सार्कोस्पोरा की प्रजातियां। इसका जो परपोषी है वो है अरैकिस हाइपोजिया अर्थात मूंगफली। और जो लक्षण इस रोग में देखने को मिलते हैं उनमें प्रमुख है आपके पर्ण जो होती हैं 1 से 2 महीने पुराने जो पादप हैं उनकी जो पर्ण है उसके ऊपर धब्बों के रूप में, ठीक है, जो लक्षण है वह दिखने आरंभ होते हैं। ठीक है, जैसे ही पादप 1 या 2 मंथ का होता है, 1 या 2 महीने का होता है, जो संक्रमित पादप हैं उसकी पर्ण के ऊपर कुछ धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब है कि वो पादप है वो संक्रमित है। तत्पश्चात जो नेक्रोटिक लेशंस हैं यानी कि उत्तकशयी जो घाव हैं वो अब पर्णों के साथ साथ जो स्तंभ है उसके ऊपर भी दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो मूंगफली है इसके अंदर 2 अलग अलग प्रकार के पर्ण धब्बे रोग या लीफ स्पॉट डिजीज अपने को देखने को मिलती है जो कि 2 अलग अलग प्रजातियों जो कि वंश सर्कोस्पोरा की हैं उनके द्वारा होता है। यानी कि उनका जो रोग कारक है वो है आपके वंश सर्कोस्पोरा की 2 प्रजातियां। एक है आपके सर्कोस्पोरा अरैकिडिकोला और दूसरा है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। तो बात करेंगे अपन सिम्टम्स के बारे में, यानी कि जो अरैकिडिकोला के सिम्टम्स हैं, जो रोग अरैकिडिकोला उत्पन्न करता है उसके जो लक्षण हैं वो अलग होते हैं थोड़े बहुत, और जो पर्सोनाटा के लक्षण हैं वो भी जो अरैकिडिकोला के लक्षण हैं उनसे काफ़ी भिन्नताएं रखते हैं। तो उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। चित्र के माध्यम से भी अपन देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं रोग जो पर्ण के ऊपर उत्पन्न हुआ है मूंगफली की, ये अरैकिडिकोला का संक्रमण दर्शा रहा है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो धब्बे हैं वो अनियमित हैं, आकार में बड़े भी हैं, जबकि यहाँ पे जो धब्बे हैं वो छोटे हैं और एक कह सकते हैं गोलाकार या नियमित आकार के यहाँ देखने को मिलते हैं। जो अरैकिडिकोला के द्वारा होने वाला रोग है जिसे कहते हैं अपन अर्ली लीफ स्पॉट डिजीज, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में होने वाला पर्ण धब्बा रोग है ये। जबकि जो पर्सोनाटा है उसे कहते हैं लेट लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है, तो क्या अंतर है इनके लक्षणों में वो बात करते हैं अपन। देख सकते हैं इस टेबल के माध्यम से क्या क्या अंतर है इनके अंदर। तो जो सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा है उनके अंदर अपन जैसे बात कर चुके हैं कि जो पर्ण के ऊपर धब्बे होते हैं वो सामान्य रूप से छोटे होते हैं, गोलाकार होते हैं और इनकी जो डायामीटर होता है वो 1 से 6 mm का होता है। जबकि जो अरैकिडिकोला के द्वारा होने वाला संक्रमण है उसके अंदर जो पर्ण के ऊपर पाए जाने वाले धब्बे हैं वो कह सकते हैं कंपैरेटिवली अगर देखें पर्सोनाटा की तुलना में
तो ये कुछ बड़े आकार के होते हैं, अनियमित होते हैं और इनका जो डायामीटर है वो 4 से 10 mm का होता है। जो आपके उत्तकशयी घाव हैं वो पर्ण की दोनों सतह पर देखने को मिलते हैं। प्रारंभ में ये जो उत्तकशयी घाव हैं वो गहरे भूरे रंग के होते हैं, जो और गहरे होते चले जाते हैं समय के साथ। जो लीफ स्पॉट हैं वह सामान्यतः कॉन्फ्लुएंट होते हैं, यानी एक दूसरे से मिले हुए टाइप के दिखाई देते हैं। जो नेक्रोटिक लेशंस हैं, उत्तकशयी घाव हैं, वह सामान्य रूप से दोनों सतहों पर देखने को मिलते हैं पर्ण की, परंतु जो स्पॉट्स या जो धब्बे ऊपरी सतह पर होते हैं वो लाल भूरे रंग के होते हैं, या यूँ कह सकते हैं लाल भूरे रंग से काले रंग के होते हैं। और जो लोअर सरफेस यानी निचली पर्ण की सतह पर पाए जाने वाले धब्बे होते हैं वह हमेशा आपको हल्के भूरे रंग के दिखाई देंगे। जो यंग स्पॉट्स है यानी कि जो अभी अभी उत्पन्न हुए धब्बे हैं वह आप उनके चारों ओर आपको ब्राइट येलो हैलो जोन नहीं मिलेगा, यानी कि जो एक प्रभामंडल है पीले कलर का, ठीक है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा जो धब्बे अभी अभी उत्पन्न हुए हैं। परंतु जो पुराने धब्बे हैं उनके चारों ओर आपको पीले रंग का प्रभामंडल देखने को जरूर मिलेगा। परंतु यदि बात करें सर्कोस्पोरा अरैकिडिकोला के बारे में, तो जो येलो हैलो जोन है वो हर एक जो स्पॉट है उसके चारों ओर देखने को मिलेगा, ठीक है। परंतु जो आपको प्रभामंडल जो आपको लोअर सरफेस यानी निचली सतह पर देखने को मिलेगा वो लेस डिस्टिंक्ट होता है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि वो अस्पष्ट होता है, पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक अवस्था में आपको प्रभामंडल नहीं देखने को मिले, मतलब काफ़ी टाइम बाद में आपको वहाँ पे प्रभामंडल देखने को मिले, जैसा कि पर्सोनाटा में होता है। परंतु यहाँ पे आपको प्रभामंडल तो हर एक जो धब्बा है उसके चारों ओर दिखाई देगा, परंतु जो निचली सतह पर धब्बे होते हैं वहाँ पे जो प्रभामंडल है वो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। जो माइसीलियम है, कवक जाल है, वो मिलके बना होता है कवक तंतुओं से, ठीक है, और जो कि पूर्ण रूप से इंटरनल होते हैं यानी आंतरिक होते हैं, यानी कि ऊतकों के अंदर रहते हैं, ठीक है। जबकि अगर अरैकिडिकोला की बात करें तो यहाँ पे जो हाइफी होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है, यानी कि जो ऊतक हैं उनकी सतहों पे भी पाए जाएंगे और इंटरनल जो पेनिट्रेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें द सेप्टेट हाइफी रैमिफाई इन द इंट्रासेलुलर स्पेसेस, यानी कि जो पहली बात तो ये कि जो हाइफी होता है इसका वो पट युक्त होता है, सेप्टेट होता है, और वो इंट्रासेलुलर यानी आंतरिक जो भी अंतरकोशिकीय जो अवकाश हैं उनके अंदर शाखित रूप से फैला हुआ रहता है और वहीं से वह अपना पोषण ग्रहण करता है। किसके माध्यम से? हॉस्टोरिया के माध्यम से, चूषकांगों के माध्यम से मीजोफिल ऊतकों में। तो मीजोफिल ऊतकों के अंदर जो अंतरकोशिकीय अवकाश हैं वहाँ पे इसका जो कवक तंतु है, पटयुक्त कवक तंतु है, वो शाखित हो जाता है और फिर चूषकांगों के माध्यम से पोषण ग्रहण करता है। जो इंटरनल हाइफी होता है वो अंतरकोशिकीय व अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है और यहाँ पे जो हॉस्टोरिया या चूषकांग है वो अनुपस्थित होते हैं। किसके केस में? अरैकिडिकोला के केस में। जो अशाखित, नेक्स्ट अगर बात करें अपन, जो अशाखित कोनिडियोफोर्स होते हैं यानी कि अशाखित कोनिडियम धर जो होते हैं वो गुच्छों के रूप में विकसित होते हैं। कहाँ से? एक गोलाकार भूरे काले स्ट्रोमा से,
जिसका डायामीटर जो है वो 23 से 30 माइक्रोन का होता है। और यह बाहर निकलते हैं कैसे, जो आपके परपोषी की जो पर्ण की अधिचर्म है उसे फाड़ करके ये बाहर निकलते हैं, बाहर प्रोजेक्ट होते हैं। जबकि यदि बात करें अरेकिडिकोला के केस में, तो जो कोनिडियम धर होते हैं वो अशाखित होते हैं यहाँ पे भी, परंतु यहाँ पे यह गुच्छों के रूप में विकसित ना हो करके यह फैले हुए रहते हैं। और इनकी उत्पत्ति भी होती है एक गहरे भूरे रंग की स्ट्रोमा से, जिसका डायामीटर जो होता है वो होता है 25 से 100 माइक्रोन का। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जो कोनिडिया हैं दे आर जेनिकुलेट, यानी कि अपन कह सकते हैं कि बेंट होते हैं, एक शार्प एंगल के ऊपर मुड़े हुए होते हैं। ठीक है। उनका जो रंग होता है वो होता है ऑलिविशियस ब्राउन। इनकी अगर अपन बात करें लंबाई की तो ये 24 से 54 माइक्रोन के होते हैं, जबकि जो इनकी चौड़ाई है वो 5 से 8 माइक्रोन की होते हैं। ये या तो असेप्टेट होंगे और असेप्टेट या तो पटहीन होंगे। यदि पटयुक्त होंगे तो इनमें केवल 1 या 2 पट ही पाए जाते हैं। उनकी ही भांति ये भी जेनिकुलेट होते हैं अरेकिडिकोला में भी। और इनका जो रंग होता है वो होता है पीला भूरा रंग। इनकी जो लंबाई है वो होती है 15 से 45 माइक्रोन की और चौड़ाई होती है 3 से 5 माइक्रोन की। या ये भी या तो असेप्टेट होंगे, और यदि सेप्टा उपस्थित होंगे यानी यदि पट उपस्थित होंगे तो यहाँ 1 से 2 पट उपस्थित रहेंगे। ठीक है। जो कोनिडियोफोर्स हैं वो सामान्यतः, या कोनिडियम धर जो हैं वो सामान्यतः आपके पर्ण की निचली सतह पर, ठीक है, देखने को मिलते हैं। किसके केस में? सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा के केस में। एंड आर सीन अरेंज इन कंसेंट्रिक रिंग, और आपको देखने को मिलेंगे सकेंद्रित, कह सकते हैं अपन गोलों के रूप में, सकेंद्रीय गोलों के रूप में या गुच्छों के रूप में ये आपको देखने को मिलेंगे पर्ण की निचली सतह पर। ठीक है। जबकि अगर अरेकिडिकोला की बात करें तो जो कोनिडियम धर हैं वो आपके अपर सरफेस यानी कि पर्ण की जो ऊपरी सतह है उसके ऊपर आपको एडेक्सियल जो सरफेस है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि केवल ये वहीं उपस्थित हों, आपको ये है निचली सतह पर भी देखने को मिल सकते हैं। इस अवस्था को अपन कहते हैं एम्फीजीनस अवस्था, अर्थात जो कोनिडियम धर है वो आपको निचली व ऊपर वाली दोनों सतह पर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जो कोनिडिया होते हैं वो होते हैं आपके ऑब्क्लेवेट। ठीक है। जो कोनिडिया आपको देखने को मिलते हैं सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा के अंदर वो आपको ऑब्क्लेवेट या सिलिंड्रिकल देखने को मिलते हैं। ठीक है। इनका जो कलर होता है वो हल्का रंग होता है और इनकी जो लंबाई होती है वो 18 से 60 माइक्रोन, चौड़ाई होती है 6 से 11 माइक्रोन की। ये सेप्टेट होते हैं। ठीक है। यानी पटयुक्त होते हैं और 1 से 7 सेप्टा यहाँ पे उपस्थित रह सकते हैं। और जो एंड्स होते हैं, सिरे होते हैं, वो ब्लंट होते हैं और राउंडेड होते हैं, जैसा कि अपन इस चित्र के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। ये दर्शा रहा है इसके कोनिडिया को। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें अरेकिडिकोला के बारे में तो जो कोनिडिया हैं वो ऑब्क्लेवेट हैं, और ऑब्क्लेवेट के साथ में यहाँ पे जो कोनिडिया है वो हाईलाइन है। हाईलाइन मीन्स वो पारदर्शी होते हैं या आपको पेल येलो यानी कि पीले रंग के देखने को मिलेंगे। ठीक है। या आपको देखने को मिल सकते हैं ये स्लाइटली ऑलिवेशियस रंग की। ठीक है।
और इनकी जो लंबाई होती है वो होती है आपके 38 से 108 माइक्रोन, जबकि चौड़ाई होती है 8 से 6 माइक्रोन की। सेप्टेट होते हैं जिसके अंदर 4 से 12 सेप्टा उपस्थित रहते हैं। और इनके जो सिरे होते हैं उनकी बात करें अपन तो जो बेस होता है वो होता है ट्रंकेट, और जो एपेक्स होता है वो होता है सब एक्यूट, जैसा कि अपन इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये चित्र प्रदर्शित कर रहा है आपके सर्कोस्पोरा अरैकिडिकोला के कोनिडिया को। तो ये बात हुई कुछ अंतर की दोनों सर्कोस्पोरा के प्रजातियों में। बात करें यदि पैथोलॉजी के बारे में, यानी रोग की पैथोलॉजी के बारे में, तो जो प्राथमिक जो संक्रमण होता है वो सॉइल बॉर्न कोनिडिया, मतलब जो मृदा उसके अंदर उपस्थित कोनिडियम बीजाणुओं के द्वारा होता है। द स्प्रेड ऑफ डिसीज ड्यूरिंग द सीजन इज बाय मीन्स ऑफ विंड, यानी कि जो संचरण है या जो फैलाव है रोग का वो सामान्यतः देखने को मिलता है किससे, हवा के द्वारा फैलने वाले आपके कोनिडिया, यानी हवा जो कोनिडिया बीजाणु हैं उनको जो स्वस्थ पादप हैं उन तक पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से वो संक्रमित हो जाते हैं। जो पेनिट्रेशन है, इन्फेक्शन है, वो तो या तो प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है अधिचर्म से, या फिर हो सकता है आपके स्टोमेटा से। ठीक है, सामान्य रूप से यानी कि रंध्र, स्टोमेटा यानी कि रंध्र, सामान्य रूप से ये जो ऊपरी अधिचर्म होती है पर्ण की, वहीं से ये रोग एंट्री करता है, पेनिट्रेट करता है परपोषी के अंदर, परंतु जो निचली सतह से होने वाला इन्फेक्शन है उसे भी नकारा नहीं जा सकता। जो निचली सतह से होने वाला संक्रमण है उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। यदि बात करें उपचार की तो सबसे बेस्ट तरीका है क्रॉप रोटेशन, यानी फसल चक्र को अपनाया जा सकता है। जो बीज हैं उन्हें उपचारित किया जा सकता है, उनके अंदर से कोनिडिया को जो है उनको हटाया जा सकता है। साथ ही साथ जो फील्ड के अंदर आपके संक्रमित पादप हैं उनको हटा करके, जला करके, या कोई पिट्स हैं गड्ढों में डाल करके उनको हटाया जा सकता है वहाँ से, जिसके वजह से जो प्राइमरी इन्फेक्शन है, प्राथमिक संक्रमण है जो कि मृदा के माध्यम से होता है, उसे रोका जा सकता है। जो मूंगफली के छिलके वाले जो सीड्स होते हैं, छिलके के साथ जो बीज हैं उन्हें अपन डिसइंफेक्ट कर सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के माध्यम से, जबकि जो विदाउट शेल हैं यानी छिलके के बिना जो दाना है उसे अपन आधे घंटे तक 0.5% कॉपर सल्फेट में सोख करके अपन उन्हें डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी जो द्वितीयक संक्रमण होता है फील्ड के अंदर, उसे चेक किया जा सकता है, रोका जा सकता है बाय स्प्रेइंग विद द सूटेबल फंजीसाइड, यानी कोई भी सूटेबल उपयुक्त जो फंजीसाइड हैं उन्हें उनका इस्तेमाल करके उन्हें रोका जा सकता है, कवकनाशियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन फंजीसाइड्स में सबसे इफ़ेक्टिव जो है, सबसे आपके असरकारक जो है, असरदार जो है वो है बॉर्डेक्स मिश्रण। यदि बात करें एडी और डैश की, उन्होंने 1967 में डाइथेन को बहुत ज़्यादा असरदार बताया था, जबकि जो शंटा है उन्होंने 1960 में रेड ऑक्साइड ऑफ कॉपर, ठीक है, कॉपर रेड ऑक्साइड और सल्फर के मिश्रण को बहुत ज़्यादा असरदार बताया था इस रोग के खिलाफ। तो ये बात हुई अपनी आज मूंगफली के टिक्का रोग के बारे में, और इसी के साथ अपनी जो फाइटोपैथोलॉजी की सीरीज़ है लेक्चर्स की वो भी ख़त्म होती है। धन्यवाद।